दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में ना हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो आपको सच में हैरान कर देगा। चलिए समय के धुंधाल को चीरते हुए लगभग 1500 साल पीछे चलते हैं। ये 5वीं शताब्दी का भारत था, गुप्त वंश का दौर, जिसे हमारा स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज भी कहा जाता है। बस यही वो समय था जब एक ऐसी अनोखी शख्सियत ने जन्म लिया जिसने आगे जाकर पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझा दिया। सोचकर देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने सदियों पहले ही आकाश के तारों की भाषा को पढ़ लिया था। क्या हमारी धरती किसी चलती हुई नाव की तरह तैर रही है? अब आप सोच रहे होंगे ये सवाल किसी आधुनिक वैज्ञानिक का होगा। बिल्कुल नहीं, ये एक छोटे से बच्चे की मासूम पर बेहद गहरी जिज्ञासा थी। अश्मक नाम के एक शांत गांव में पले बढ़े नन्हे आर्यभट्ट जब अपने छत पर लेटकर रात के आकाश को निहार रहे होते ना, तो उनकी आंखों में एक अलग ही आश्चर्य होता था। उन्होंने नोटिस किया कि ध्रुव तारा अपनी जगह स्थिर है, पर बाकी तारे घूम रहे हैं। और बस वहीं से शुरू हुआ उनके और उनके पिताजी के बीच सवालों का ये बेहतरीन सिलसिला। और उनका सफर वो तो और भी लाजवाब था। सिर्फ 13 साल की छोटी सी उम्र में आर्यभट्ट ने एक बेहद कठिन सफर शुरू किया। पैदल, जी हाँ, पैरों से चलकर घने जंगलों और गंगा की विशाल लहरों को पार करते हुए वो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र तक जा पहुंचे। वहां नालंदा विश्वविद्यालय के द्वार पर खड़े पंडितों ने उनसे बेहद कठिन सवाल पूछे, पर उन्होंने ऐसी कुशलता से उत्तर दिए कि द्वार तुरंत खोल दिए गए। उनकी समझ और बौद्धिक क्षमता ऐसी तेजी से विकसित हो रही थी जो सच में आश्चर्यजनक था। नालंदा का वो विशाल धर्मागंज पुस्तकालय, वो उनके कड़ी मेहनत वाली जीवन का सबसे बड़ा गवाह बना। उनका रूटीन बेहद अनुशासित था, सुबह जल्दी उठना और बिल्कुल सादा शाकाहारी भोजन करना। एक छोटे से कमरे में बैठे इस युवा छात्र पर दबाव काफी था। वो अकेले थे क्योंकि उन्होंने शुद्ध गणित का उपयोग करके उन रूढ़िवादी मान्यताओं को चुनौती देना शुरू कर दिया था जो सदियों से चली आ रही थी। उनके लिए ना गणित का सत्य किसी भी पुरानी किताब से कहीं बड़ा था। और फिर हुई एक ऐसी खोज जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। शून्य, जीरो, ब्रह्मांड की अनंत दूरियों को नापने की उनकी महत्वाकांक्षा ना एक ऐसे ओकावट पर आकर अटक गई जहां बड़े अंकों को लिखना तकरीबन नामुमकिन हो रहा था। तब आर्यभट्ट ने समझाया कि कुछ नहीं को दर्शाने के लिए भी एक प्रतीक की जरूरत है। एक छोटी सी बिंदी या शून्य लगाने से किसी अंक की कीमत सीधे 10 गुना बढ़ जाती है। इस एक विचार ने आधुनिक स्थानीय मान प्रणाली की नींव रखी। नालंदा के उस अकेले कमरे से बिना किसी शोर शराबे के आधुनिक विज्ञान की शुरुआत हो चुकी थी। और जरा ये आंकड़ा सुनिए, 3.1416। आर्यभट्ट ने पहिए के घूमने का गहराई से अध्ययन किया और पाए का ये बिल्कुल सटीक मान निकाला। मेरा मतलब है, सोच कर देखिए, बिना किसी कैलकुलेटर या आधुनिक कंप्यूटर के सदियों पहले किसी विद्वान ने ऐसी सटीकता हासिल की जिसका इस्तेमाल 1500 साल बाद आज हमारे आधुनिक कंप्यूटर्स भी करते हैं। ये सच में किसी चमत्कार से कम है क्या? आर्यभट्ट की सबसे दिलचस्प बात उनका व्यवहारिक दृष्टिकोण था। देखिए, उनके लिए गणित कोई बोझ नहीं बल्कि एक खूबसूरत कविता की तरह था। उन्होंने बड़े और भारी भरकम सूत्रों को छोटे छोटे श्लोकों में बदल दिया, जैसे ज्या और कोज्या, जिन्हें आज हम साइन और कोसाइन कहते हैं। उनके इन्हीं सूत्रों ने आगे चलकर विशाल समुद्रों में नाविकों को रास्ता दिखाया और ऊंचे मंदिरों के निर्माण को संभव बनाया। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े और हैरानगेज मोड़ पर। उनका सबसे साहसिक दावा तो अभी आना बाकी था। उन्होंने कहा कि पृथ्वी एक लट्टू की तरह घूमती है। उस वक्त के यूनानी और प्राचीन विद्वानों का मानना था कि पृथ्वी बिल्कुल स्थिर है और पूरा ब्रह्मांड उसके चक्कर लगाता है। लेकिन आर्यभट्ट ने इस सदियों पुराने भ्रम को चकनाचूर करते हुए डंके की चोट पर कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार घूम रही है। इस मुश्किल तथ्य को उन्होंने एक बेहद सरल उदाहरण से समझाया। उन्होंने कहा कि जैसे आप किसी चलती हुई नाव में बैठे हैं और जब आप आगे बढ़ते हैं तो किनारे पर खड़े स्थिर पेड़ आपको पीछे की तरफ भागते हुए लगते हैं। ठीक उसी तरह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को आकाश के तारे पीछे की ओर भागते हुए दिखते हैं। 5वीं शताब्दी के समाज के आगे ये तर्क इतना सरल और सटीक था कि लोग बस दंग रह गए होंगे। 39,968 किलोमीटर, ये आंकड़ा उनकी प्रतिभा का एक और बड़ा प्रमाण है। उन्होंने ये स्थापित किया कि पृथ्वी चपटी नहीं बल्कि गोल है और उन्होंने उसकी परिधि को नापा।
पर सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? आज की आधुनिक सैटेलाइट्स द्वारा नापी गई दूरी के मुकाबले उनकी ये गणना 99% से भी ज्यादा सटीक थी। है ना बिल्कुल लाजवाब? लेकिन भाई साहब, उनकी चुनौतियां अभी खत्म कहाँ हुई थी। एक तरफ समाज में डर का माहौल था। लोग मानते थे कि राहु और केतु नाम के राक्षस सूरज और चांद को निगल रहे हैं। लोग डर के मारे तरह तरह के टोटके आजमाते थे। पर दूसरी तरफ थे आर्यभट्टा, अपने शांत और तार्किक दृष्टिकोण के साथ। वो जानते थे कि ये कोई दैवीय प्रकोप नहीं, बल्कि रोशनी और परछाई का एक बेहद खूबसूरत अलौकिक खेल है। आइए देखते हैं उन्होंने इस भ्रम को तोड़ा कैसे। उन्होंने क्लियरली समझाया कि जब चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, तब उसकी परछाई पृथ्वी पर पड़ती है और बस यही सूर्य ग्रहण होता है। यह पूरी तरीके से एक प्राकृतिक ज्यामितीय घटना थी। अब आप खुद सोचिए, उस वक्त धर्म के ठेकेदारों ने इस विचार का कितना कड़ी शब्दों में विरोध किया होगा। उन्हें जान से मारने तक की धमकियां मिली, लेकिन उनकी सटीकता ने सब बदल दिया। उन्होंने शांति से अगले ग्रहण के शुरू और खत्म होने का बिल्कुल सटीक समय पहले ही बता दिया, और जब ठीक उसी वक्त पर ग्रहण लगा तो उनकी सटीकता ने सबके मुंह पर ताले लगा दिए। ये पूरी तरह से विज्ञान की जीत थी। सिर्फ 23 साल की उम्र, जी हाँ, सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने अपना सबसे महान ग्रंथ आर्यभट्टिया लिख डाला। इस किताब में उन्होंने पूरे खगोल विज्ञान, बीजगणित, त्रिकोणमिति और ग्रहों की गति को, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ और सिर्फ 121 श्लोकों में समेट दिया था। ये अकेले ग्रंथ आधुनिक विज्ञान के लिए एक बेहद मजबूत आधारशिला बन गया। इन लाजवाब सफलताओं ने उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति बना दिया। वहां उन्होंने खगोल नाम की एक विशाल वेधशाला स्थापित की। यहाँ छात्र पीतल, तांबे और लकड़ी से बने विशाल यंत्रों का उपयोग करके ग्रहों की चाल को नापते थे। ये जगह उस वक्त ज्ञान का सबसे बड़ा मुख्य केंद्र बन चुकी थी। और ये सब बिना किसी डिजिटल तकनीक के हुआ। उन्होंने शंकु यंत्र, छाया यंत्र, जल घड़ियां और गोला यंत्र का आविष्कार किया। गोला यंत्र, जो लकड़ी और धातु से बना एक अनोखा मॉडल था, पूरे ब्रह्मांड की स्थिति को एक्यूरेट दर्शाता था। उनके इन यंत्रों ने प्राचीन भारत की तकनीक को आश्चर्यजनक ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। एक और हैरान कर देने वाला तथ्य सुनिए। 365 दिन, 6 घंटे, 12 मिनट, 30 सेकंड। उन्होंने एक सौर वर्ष का बिल्कुल सटीक हिसाब लगाया था। और खासियत ये थी कि ये ज्ञान सिर्फ किताबों में बंद नहीं रहा। इसने आम किसानों के पंचांगों और कैलेंडर को सुधारा, जिससे फसल बोने और काटने का सही समय तय होने लगा। यानी उनकी मैथ्स ने आम आदमी का जीवन सीधे तौर पर बेहतर बनाया। त्रिकोणमिति के इस ज्ञान ने भारत को एक विशाल वैश्विक समुद्री ताकत बना दिया। पहले जब नाविक समुद्र के बीचों बीच भटक जाते थे, तब आर्यभट्टा के इन्हीं नक्शों और त्रिकोणमिति की मदद से ध्रुव तारा और बाकी नक्षत्रों को पढ़कर उन्होंने अपना सटीक रास्ता खोजना सीख लिया था। अब जरा देखिए कि उनका ज्ञान सरहदों के पार कैसे गया। रेशम मार्ग से होते हुए उनके सिद्धांत अरब देशों तक पहुंचे। अरब विद्वानों ने उन्हें सम्मान से अर्ज बहार कहा, और हमारा शून्य वहां बन गया सिफ्र। वही सिफ्र जो बाद में पूरी दुनिया के लिए जीरो बन गया। एक तरह से उनके ज्ञान ने आधी दुनिया को गिनना सिखाया और आगे बढ़ाया। अपने आखिरी वर्षों में आर्यभट्टा खुले मैदानों में बैठकर अपने शिष्यों को पढ़ाया करते थे। उनका एक ही मूल मंत्र था, अज्ञानता ही अंधकार है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना अहंकार है। पुराने ग्रंथों पर आंख मूंदकर विश्वास करने से मना किया और सच्चे ज्ञान की तलाश में हमेशा जिज्ञासु और विनम्र रहने का पाठ पढ़ाया। सन 550 ईस्वी के आसपास पाटलिपुत्र ने अपने इस विज्ञान के सूरज को ढलते हुए देखा। आर्यभट्टा ने शांति से अपनी आखिरी सांस ली, पर उससे ठीक पहले उन्होंने अपनी जिंदगी भर की खोज और पांडुलिपियां अपने शिष्यों के हाथों में सुरक्षित सौंप दी थीं। उस दिन वहां का पूरा शहर एक गहरी उदासी और शोक में डूबा था। लेकिन सच पूछिए तो उनकी मौत सिर्फ एक शरीर का अंत था, उनके विचारों का नहीं। आज जब कोई आधुनिक कंप्यूटर कोड लिखा जाता है, उसमें शून्य होता है। जब नासा अंतरिक्ष में अपना यान भेजता है, तो वही गणना काम आती है जिसे आर्यभट्टा ने कभी ताड़ के पत्तों पर लिखा था।
और तो और हमारे भारत के पहले सैटेलाइट का नाम भी उन्हीं को सम्मान देने के लिए आर्यभट्टा रखा गया। तो आखिर में अपने आप से ये सवाल जरूर पूछेगा, क्या मानवता कभी उस विशाल ब्रह्मांड की खोज करना रोक पाएगी जिसका नक्शा इस महान वैज्ञानिक ने सदियों पहले सिर्फ मिट्टी और एक लकड़ी के टुकड़े से बनाया था? आर्यभट्टा की विरासत आज भी हमारे आसपास हर जगह सांस ले रही है। ये हमें हमेशा याद दिलाती है कि इंसान का शरीर भले ही नश्वर हो, परंतु उसका ज्ञान और उसकी बौद्धिक क्षमता हमेशा अमर रहते हैं।